डियर स्टूडेंट, मैं आशा गुप्ता आज आपके पेपर 3 शिक्षण अधिगम में लेकर आई हूँ अवधारणात्मक परिवर्तन। अब तक हमने अवधारणा क्या होती है, उसकी अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषताएं पढ़ी है ना। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी अवधारणाओं में, हमारी सोच में परिवर्तन कैसे होता है। ये तो होता नहीं कि हम जो सोच एक ही सोच रखते हो किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में भी, बड़े हमारी सोच निरंतर बदलती रहती है। तो वो निरंतर कैसे बदलती रहती है, किन कारणों से हमारी जो धारणा है उसमें परिवर्तन होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें नवीन अनुभव। नवीन अनुभव है ना, यानी कि नए नए अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों की सोच में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, बच्चा है कोई, विद्यालय जाने से पूर्व यदि उसके किसी दोस्त ने उससे कह दिया कि विद्यालय मत जाना, वहाँ बहुत पिटाई होती है, अध्यापक बहुत मारते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, जो भी कुछ है, उसने कैसी सोच बना दी उसके दिमाग में, है ना। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो देखता है कि नहीं, यहाँ अध्यापकों के द्वारा बहुत अच्छा सकारात्मक व्यवहार किया जा रहा है ना। न केवल उसे पढ़ाई की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है, बल्कि उसे खेल की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ में उसके जो सहपाठी है उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है उसके साथ में। तो वो क्या करता है, वो अपनी सोच में, है ना, परिवर्तन कर लेता है कि विद्यालय लड़ाई का स्थान नहीं होता, डांटने का स्थान नहीं होता। तो उसकी सोच में परिवर्तन कैसे हुआ, उस अनुभव के द्वारा, यानी उसने जो नया अनुभव किया उस अनुभव के द्वारा उसकी सोच में परिवर्तन हुआ कि विद्यालय लड़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि उसका जो विद्यालय है वो बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो वो अपने अनुभवों के द्वारा, है ना, अपने जो पूर्व सोच थी उसमें वो परिवर्तन कर लेता है और इस प्रकार उसके अवधारणा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नवीन सूचनाएं। नवीन सूचनाएं, नवीन सूचनाओं से तात्पर्य कि हमें जब नई नई जानकारी मिलती है ना, तो उनके माध्यम से भी हमारी सोच में परिवर्तन होता है। जैसे एक शिक्षक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक ही शिक्षण विधि से शिक्षण करवाता है, लेकिन जब उसे एक नई सूचना प्राप्त होती है कि विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभक्त कर देना चाहिए, है ना, और उन्हें विभिन्न वर्गों में विभक्त कर देने के बाद अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से उन्हें शिक्षण करवाना चाहिए। अब वो ऐसे ही करता है, वो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अलग अलग वर्गों में बांट देता है, प्रतिभाशाली बच्चों को, एक औसत बच्चों को, है ना, जो निम्न स्तर के बच्चों उनको, या फिर किसी भी प्रकार जिस वर्ग के अनुसार वो बांटना चाहता है उसके अनुसार वो बांट देता है। ठीक है, और फिर उनको उसी हिसाब से वो क्या करता है, उन्हीं के अनुसार शिक्षण विधियों से उनको शिक्षण करवाता है। तो वो क्या देखता है कि बच्चों का जो अधिगम स्तर है वो उच्च हो गया है ना, यानी उनकी सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र हो गई है, बच्चे बहुत रुचि से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो वो क्या है, शिक्षक अपनी अवधारणा में ये परिवर्तन कर लेता है कि कि अब तक उसकी सोच थी कि एक ही शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब उसकी अवधारणा में ये परिवर्तन हो जाता है सूचनाओं के माध्यम से कि एक ही शिक्षण विधि सभी छात्रों के लिए सही नहीं रहती, यानी कि अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार के छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो उसकी सोच में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा अनुसंधान। अनुसंधान यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जब नई नई रिसर्च होती रहती है, नई नई खोजें, नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, तो उनके निष्कर्षों से भी, है ना, हम अपनी सोच में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी कि शिक्षक जो भी कह दिया शिक्षक ने वो सही हो गया, विद्यार्थियों को उनके अनुसार ही मानना पड़ता था। उनकी कोई ऐसा नहीं कि बच्चों के हिसाब से कोई शिक्षण विधियाँ हो अलग अलग प्रकार की, या कोई कुछ नहीं, यानी कि शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन अलग अलग शोधों के द्वारा, अलग अलग अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि जो हमारे शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षक होनी चाहिए। उसके बाद जब बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की गई तो ये देखा गया कि वास्तव में छात्रों के लिए ना, सब अध्यापकों के द्वारा ये देखा गया कि वास्तव में छात्रों के लिए बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो बहुत सही मानी जाती है, बहुत सही है। बच्चे ना बहुत अच्छे से उसको करते हैं क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में उसकी रुचियों, क्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी समस्याओं सभी का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार अनुसंधानों के माध्यम से उनकी अवधारणा में परिवर्तन हो गया कि जो उनकी पहले सोच थी कि शिक्षक प्रदान शिक्षा होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन होके ये हो गया कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है हमारा चिंतन एवं तर्क। चिंतन एवं तर्क। ठीक है, जब हम कोई भी अवधारणा बनाते हैं, अपनी सोच बनाते हैं ना, तो हम उसमें भी चिंतन और तर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी मानसिक आयु स्तर बढ़ने लग जाता है, हमारी सोच विकसित होने लग जाती है, तो हम अपनी अवधारणाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे देखिए कि छोटा बच्चा होता है, वो पक्षी को उड़ते हुए देखता है ना, पतंग को भी उड़ते हुए देखता है, तो वो सोचता है कि ये जो पतंग है ये भी चिड़िया है और जो चिड़िया है वो भी चिड़िया है, मतलब उड़ने वाले जो सभी हैं पक्षी, वो उड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारे पक्षी हैं, है ना। यानी कि उसने अपने ये धारणा बना ली जब छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, उसकी समझ विकसित होती जाती है, तब वो क्या करता है, वो ये देखने जानने लग जाता है कि सभी उड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं वो चिड़िया नहीं होती, पतंग भी हो सकते हैं, वो हवाई जहाज भी उड़ता है, तो उनमें अलग अलग चीज़ें होती है ना। तब वो चिंतन करता है, तर्क देता है कि नहीं, ये पतंग है वो निर्जीव है, जो चिड़िया है वो सजीव है, जो हवाई जहाज है वो मानव के द्वारा निर्मित है ना। तो यानी कि वो अलग अलग भागों में उनको बांट सकता है। अब उसकी जब सोच विकसित हो जाती है, वो चिंतन और तर्क के माध्यम से उस चीज़ को बताने लग जाता है कि यह जो है वो एक जैसी नहीं है, यानी कि चिड़ियाओं में और पतंग में और हवाई जहाज में सभी में वो अंतर महसूस करने लग जाता है। ठीक है, अगला है हमारा निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, अध्यापक के द्वारा जब छात्रों को निर्देशन और परामर्श दिया जाता है ना, उन्हें समझाया जाता है, समय समय पर जब उन्हें निर्देशन परामर्श दिया जाता है तो विद्यार्थियों की सोच में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब छोटे बच्चे चिड़ियाघर में जाते हैं, है ना, छोटे बच्चों को हम चिड़ियाघर दिखाने ले जाते हैं, तो वो देखते हैं यह घोड़ा है, यह ऊँट है और यह गधा है, जो भी है। अब वो क्या करता है कि उसके दिमाग में एक चीज़ है कि घोड़ा है, तो वो क्या करता है, ये घोड़ा है ना, ये बड़ा घोड़ा है, गधे को बोलता है ये छोटा घोड़ा है। वो नहीं जानता कि ये अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। लेकिन जब अध्यापक के द्वारा उसको बताया जाता है ना, उसको निर्देश किया जाता है कि यह घोड़ा नहीं, यह ऊँट है और यह छोटा घोड़ा नहीं है, यह क्या है, गधा है ना, या किसी दूसरा जानवर है, तो वो क्या करता है, उनके आधार पर अलग अलग भागों में उनको बांट लेता है ना। यानी कि फिर वो उनकी विशेषताओं के आधार पर उसका एक चित्रण अपने दिमाग में बिठा लेता है। वो ये जान लेता है कि यह कौन सा जानवर है और यह कौन सा जानवर है, यानी कि अलग अलग वर्गों में उनको विभाजित कर लेता है। किसके द्वारा, निर्देशन और परामर्श के द्वारा, यानी कि अध्यापक के द्वारा उसको निर्देशन दिया गया, उसको परामर्श दिया गया और वो अपने सोच में परिवर्तन कर लेता है, मतलब उसको ज्ञान मिल जाता है, उसकी सोच विकसित हो जाती है। अब सोच विकसित हो गई कैसे, कि उसने तर्क से देखा उस चीज़ को, है ना, ये नहीं कि केवल अध्यापक के कहने से ही उसने मान लिया, बल्कि उन जानवरों की विशेषताओं के आधार पर उसने देखा कि हाँ वाकई में ये घोड़ा अलग प्रकार का होता है, गधा अलग प्रकार का होता है, ऊँट अलग प्रकार का होता है ना। वो किसके सानिध्य में देखा, उसने अपने अध्यापक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा उसे निर्देश दिया गया। यदि उसे कोई कन्फ्यूज़न था, है ना, तो उसके द्वारा उसे समझाया गया।
तो इस प्रकार अध्यापक के निर्देशन और परामर्श के द्वारा उसकी सोच में, उसकी अवधारणा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अगले उसमें प्रयोग। प्रयोग यानी कि प्रयोग के द्वारा भी हमारी जो अवधारणा है, हमारी जो धारणा है, हमारी जो सोच है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। देखिए, जब एक छात्र जानता है कि जल क्या है, तरल पदार्थ है ना, परंतु जब वो क्या और बर्फ क्या है, एक ठोस पदार्थ है। अब वो यह नहीं जानता कि जो बर्फ है वो किससे बनती है। ठीक, जब उसे बर्फ़ दी जाती है तो क्या है, वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल के जब पानी का रूप ले लेती है तो उसकी सोच में परिवर्तन आ जाता है कि बर्फ़ पिघल करके पानी बनती है। यानी कि बर्फ़ को, जिसको वो ठोस समझ रहा होता है, वो जानने लग जाता है कि बर्फ़ किससे बनती है, पानी से बनती है ना। तो यानी कि धीरे धीरे प्रयोग के द्वारा वो सोचने लग जाता है। और ऐसे ही कि जल तरल के साथ साथ क्या है, ठोस रूप में भी होता है, जिसको हम बर्फ़ कहते हैं। तो इस प्रकार उसके विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, और भी हम विज्ञान में अलग अलग प्रयोग करते हैं, कई जो गैसों से ना कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, तो उन प्रयोगों के द्वारा है ना उन्हें ये समझ में आ जाता है कि हम, मतलब वो अपने सोच में परिवर्तन कर लेते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला है बुद्धि। बुद्धि के माध्यम से, है ना, बुद्धि के माध्यम से यानी कि जब उसकी सोच विकसित होती है, जब उसे जानकारी होती है, जब उसकी बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन होता है, तो वो क्या करता है कि उसके माध्यम से अपने सोच में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि जब वो दो जानवरों को देखता, मान लीजिए कि एक शेर को देखा उसने और एक उसने गाय को देखा, तो वो अपनी बुद्धि के माध्यम से यह जान लेता है कि गाय एक पालतू पशु है और शेर जो है वो एक हिंसक जानवर है ना। यानी कि अपनी बुद्धि का जैसे जैसे उसकी विकसित हुई, उसकी सोच में परिवर्तन आने लग गया। और वो सोच में परिवर्तन कैसे आया, उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसने तर्क से, है ना, उसने निष्कर्ष से निकाल करके उस चीज़ को जांचा परखा और तब जाकर के उसकी बुद्धि में उसकी सोच में परिवर्तन आया। तो इस प्रकार ये हमारे जो हमारी अवधारणा में कैसे परिवर्तन होते हैं उसके कुछ टॉपिक थे। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।